एक व्यक्ति रेलवे ओवरब्रिज के पास से गुजर रहा था। उसके ठीक बगल में एक सर्विस रोड आरंभ हो रहा था और सर्विस रोड के ठीक बगल में एक गड्ढा था। उस गड्ढे में उसने देखा कि एक नया बैंगनी कलर का एक सूटकेस था। अब जैसे ही उसकी नजर, उस व्यक्ति की नजर उस सूटकेस पर पड़ती है, उस सूटकेस में कुछ होने का उसे अंदेशा लगा और यही सोचकर उसने इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दी। अब जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली, पुलिस की एक टीम मौके वारदात पर पहुंच गई, जिसके बाद उस गड्ढे से पुलिस ने बड़े ही सावधानी से उस सूटकेस को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद जब सूटकेस को खोला गया, सूटकेस खोलने के बाद जितने भी लोग वहां पर उस घटना स्थल पर मौजूद थे, उस सूटकेस के अंदर का जो नजारा था, उस नजारे को देखने के बाद पूरी तरीके से वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गई, क्योंकि उस सूटकेस के अंदर लगभग 25-30 साल के उम्र की एक महिला का, एक लड़की का शव था। सूटकेस के अंदर पड़े उस महिला का, उस लड़की का पैर पूरी तरीके से बांधा हुआ था। साथ ही जब बारीकी से देखा गया तो उसके हाथ में एक एस लिखा हुआ टैटू बना हुआ था। लेकिन इसके अलावा उस सूटकेस के अंदर महिला का कोई भी ऐसा चीज नहीं था, कोई भी पहचान पत्र नहीं था जिससे इस बात की पुष्टि हो जाए कि वह महिला आखिर कौन है। उस जगह का अच्छी तरीके से मुआयना करने के बाद पुलिस ने उस शव को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद उस शव को पोस्टमार्टम में भेज दिया। इसके बाद पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की गुत्थी को सुलझाने में लग गई। आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, हर एक सीसीटीवी कैमरे की बड़े ही बारीकी से जांच की जा रही थी। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज खंगालने के क्रम में ही आखिरकार उनके सामने एक ऐसा फुटेज आया जिसमें एक लड़का लगभग उसी साइज का सूटकेस और उसी कलर का सूटकेस एक दुकान से खरीदता हुआ नजर आ रहा था, वो दिख रहा था। और उसके कुछ ही देर बाद वो वहीं से उस सूटकेस को लेकर बाहर जाता हुआ दिखा। अब इस सीसीटीवी फुटेज को बड़े ही बारीकी से जांच किया गया और यह जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार वो लड़का कौन था जिसने वो सूटकेस उस दुकान से खरीदा था। एक लंबी जांच पड़ताल करने के बाद यह पता चला कि उस सूटकेस को खरीदने वाला व्यक्ति रवि शर्मा, जो बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। इस जानकारी के बाद पुलिस ने आखिरकार रवि शर्मा की तलाश शुरू कर दी और अंततः उसे फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। हिरासत में लेने के बाद रवि शर्मा से लंबी पूछताछ हुई। पहले तो इधर उधर की बातें करता रहा, पुलिस वालों को अपनी बातों में भटकाता रहा, लेकिन जब पुलिस उसे सख्ती से पेश आई तब उसने इस पूरे मामले का जो सच बताया, वो सच न सिर्फ खौफनाक था बल्कि शर्मनाक और दर्दनाक भी था। दरअसल उस सूटकेस में जिस महिला का शव बरामद हुआ वह काजल थी और वह भी बिहार की ही रहने वाली थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, जबकि दोनों बिहार से ही थे, और काजल से उसका क्या रिश्ता था और इसके पीछे की वजह क्या थी। यकीन मानिए, जब इस पूरे घटनाक्रम को आप जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आधुनिकता के इस चकाचौंध में सोशल मीडिया से निकलने वाला वायरस लगातार किस तरीके से घरों को बर्बाद करते जा रहा है। मैं चाहता हूं थोड़ा सा समय निकालकर इस पूरे वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जब तक इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे नहीं, कहानी की सत्यता से परिचित नहीं हो पाएंगे। क्योंकि रवि शर्मा और काजल दोनों बिहार के ही रहने वाले थे और रवि शर्मा दिल्ली के एक होटल में काम करता था और काम करने के साथ साथ वह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहता। वो अपने मोबाइल फोन से अच्छी अच्छी तस्वीरें निकालता और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता और इन्हीं तस्वीरों के माध्यम से वह सोशल मीडिया पर लड़कियों से संपर्क करता और उससे दोस्ती कर लेता। और इसी क्रम में रवि शर्मा की मुलाकात सोशल मीडिया पर ही काजल से हुई। हालांकि काजल भी पहले से शादीशुदा थी, उसका भी एक बेटा था, लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद भी उसका अपने पति से बहुत अच्छा रिलेशन नहीं था और दोनों में आपसी मनमुटाव था। लगातार पति और पत्नी के बीच झगड़े होते रहते, जिस बात को लेकर काजल काफी ज्यादा परेशान रहती थी। और दूसरी तरफ काजल रवि शर्मा के संपर्क में सोशल मीडिया के माध्यम से आ चुकी थी और जब भी इन दोनों को मौका मिलता, ये दोनों लगातार एक दूसरे से बातें करते थे। फिर कुछ दिनों बाद इन दोनों के बातों का असर कुछ ऐसा हुआ कि काजल रवि से प्यार करने लगी और इधर दूसरी ओर काजल का अपने पति से लगातार झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। और एक दिन जब ऐसे ही झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ गया, तब वो इससे तंग आकर अपने बेटे को लिए सीधा दिल्ली रवि के पास पहुंच गई। दिल्ली पहुंचने के बाद काजल हर रोज रवि के ही पास उसी होटल में जाने लगी जहां रवि पहले से ही जिस होटल में काम करता था। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते
और इसी मिलने जुलने के क्रम में दोनों ने एक दूसरे के साथ संबंध भी स्थापित कर लिए, या फिर यूं कहें कि इन दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो गया। जब दोनों के प्रेम संबंध स्थापित हो गए तो एक समय ऐसा आया जब काजल रवि से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। एक और काजल जहां चाहती कि वो रवि से शादी कर ले, वहीं दूसरी ओर रवि इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। और इसी बात को लेकर इन दोनों में भी आपसी कलह आरंभ हो गया और दोनों इसी बात को लेकर लड़ने झगड़ने लगे और दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की स्थिति उसी समय से आरंभ हो गई। आए दिन काजल रवि से मिलने होटल जाती और इसी बात को लेकर इन दोनों में लगातार विवाद हो जाता। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया, रवि को लगा कि अब मेरे लिए कोई उपाय नहीं है, अगर मैं यहां रहूंगा तो शोर शराबा होगा, क्योंकि काजल हर हाल में हमसे शादी करना चाहती है और रवि शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो उसने एक प्लान किया। वो सूरत में अपने एक दोस्त से बात करके वो सीधा सूरत के कोसांगा में जाकर वहीं पर नौकरी करने लगा और इस बात की जानकारी उसने दिल्ली में जितने भी उसके दोस्त थे उस होटल में, उन सबको बता दिया कि अगर काजल यहां पर आएगी तो उसे मेरे बारे में हरगिज नहीं बताना कि मैं कहां हूं और क्या कर रहा हूं। सूरत में जाकर वो नौकरी करने लगा और इधर काजल लगातार रवि को फोन कर रही थी कि किसी तरह रवि से बात हो जाए, लेकिन रवि ने उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। उसके लगातार चाहने के बाद भी रवि से काजल की बात नहीं हो पा रही थी। जब काजल का नंबर रवि ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, वो लगातार हाथ पांव मारती रही कि किसी तरह रवि से बात हो जाए, लेकिन कुछ दिनों तक जब रवि से उसकी बात नहीं हुई तब वह इस बात को समझ गई कि अब रवि उसे इग्नोर कर रहा है। दरअसल रवि बहुत पहले ही उससे दूर जाना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। और जब इस बात को काजल समझ गई कि वह हमसे दूर जाने के लिए ही यह सारा प्लान किया है, इसलिए अब काजल के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वह रवि के दोस्तों से संपर्क करती है और संपर्क करने के बाद कहती है कि मुझे सच सच बता दो कि रवि कहां है, क्योंकि रवि ने पहले ही मना कर दिया था अपने दोस्तों को कि मेरे बारे में मत बताना। उनके दोस्तों ने कहा कि रवि कहां है, नहीं है, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। काजल इस बात को बखूबी जानती थी। इस बात पे वह उनके दोस्तों को ही धमकाने लगी और कहती है कि अगर तुम लोग रवि का पता नहीं बताए, तुम लोगों ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि रवि कहां है, तो हम तुम सबको झूठे दुष्कर्म के केस में फंसाकर जेल भिजवा देंगे। अब इतना सुनते ही उनके दोस्त पूरी तरीके से डर गए और भला कौन खामखा दूसरे के चक्कर में पड़ने जाए, कौन दूसरे के चक्कर में जेल जाए। और इसके बाद उन लोगों ने रवि के बारे में सारी जानकारी और सारा ठिकाना बता दिया। अब जैसे ही काजल को पता चला कि रवि दिल्ली छोड़कर सूरत चला गया है, अब काजल तुरंत अपने बेटे को लेकर सूरत के कोसांबा पहुंच गई और वहां पहुंचकर रवि के साथ रहने लगी। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर से जब काजल उसी बात के लिए फिर से कहने लगे कि मुझे शादी करना है तुमसे, अब जैसे ही यह बात रवि सुनता है फिर से वह मना करता है। जब उसने फिर मना किया, इस बात को लेके काजल और रवि के बीच फिर से आपसी मनमुटाव हो गया और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने झगड़ने लगे। बात विवाद की स्थिति जब ज्यादा बिगड़ गई, तब अचानक रवि काजल के ऊपर पूरे ताकत से हमला कर देता है और जैसे ही वो काजल के ऊपर हमला करता है, काजल की सांसें सदा के लिए थम जाती है। जब यह सारा प्रक्रम उस कमरे के अंदर चल रहा था, उस वक्त काजल का बेटा बाहर खेल रहा था और इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद अब रवि को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। आखिरकार काफी सोच विचार करने के बाद वह एक प्लान बनाता है। पहले उसने काजल के बेटे को अपने दोस्त के घर छोड़ा और इसके बाद फिर वह वहां से बाजार गया और बाजार जाने के बाद वहां से एक नया सूटकेस खरीदकर अपने घर आया। इसके बाद उसने काजल का हाथ पैर बांधकर उस सूटकेस में पैक किया और देर रात तक सूरत के कोसांबा इलाके में जाकर एक गड्ढे में फेंक दिया और फेंकने के बाद वहां से फरार हो गया और वहां से सीधा वो फरीदाबाद पहुंच गया। लेकिन पुलिस ने तकनीकी सर्विस लॉन्च और मानव संसाधन नेटवर्क की मदद से तत्काल उसकी लोकेशन को ट्रैक करके सीधा उसे गिरफ्तार कर लिया। संबंधित धाराओं में उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया गया। अब पुलिस घटना के समय इस्तेमाल की हुई चीजों और आरोपी के फोन डाटा समेत कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर लगातार जांच कर रही है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं,
बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आपको यह बताना भी है कि सोशल मीडिया से निकलने वाले अवैध संबंधों का वायरस किस तरीके से लगातार घरों को बर्बाद कर रहा है। हाल ही में ऐसे कई मामले निकलकर सामने आए हैं जहां सोशल मीडिया की वजह से कई घर ऐसे ही बर्बाद हो गए और कई बेकसूरों की जान चली गई। और अब सोशल मीडिया और अखबार पत्रों के माध्यम से जहां जहां तक इस सूरत के मामले की गूंज जा रही है, पूरी तरीके से सब लोग इस बात को लेकर हैरान हैं, चौंके हुए हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यह भी बताएं कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा दोषी कौन है। क्या वो लड़की काजल, या फिर सिर्फ रवि, या फिर दोनों? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें।